आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की औपचारिक घोषणा हुई। सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने समिट का लोगो भी यहां पर लॉन्च किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि 21 देशों के इन्वेस्टर्स सहभाग लेंगे। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज इस कर्टेन समारोह में मुझे औपचारिक रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं वैश्विक और राष्ट्रीय व्यापारिक समुदाय से हमारे इस अभियान में समर्थन का अनुरोध भी करता हूं। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि अब तक समर्थन हेतु हम 40 से अधिक देशों से संपर्क कर चुके हैं। इसमें से समिट के भव्य आयोजन में हमारे साथ भागीदार करने के लिए लगभग 21 देशों से हम लोगों ने उसमें सहभागिता के लिए अनुरोध किया है, जिसमें नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एवं मॉरिशस ने हमारे साथ सहभागिता हेतु अपनी सहभागिता भी व्यक्त की है। और भारत के उपराष्ट्रपति इन दिनों कतर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना के दौरान गरीब लोगों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराए जाने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की जमकर सराहना की। कोविड के दौरान भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्णय लिया, छोटा निर्णय नहीं था, कि हम 80 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को रोज भोजन उपलब्ध कराएंगे। चावल, सीरियल, पल्स। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आपका सर फक्र से ऊंचा होगा। 1 अप्रैल 2020 से आज तक अभी भी हर भारतीय को यह सुविधा मिल रही है और संख्या है 80 करोड़ से ज्यादा। मैंने भारत का बदलता स्वरूप देखा है। कहां गई वो लंबी लाइनें जो बिल जमा कराने। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्रद्धा मर्डर केस मामले की, जिसमें श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला की पुलिस रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। आफ्ताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया था, जहां बहस हुई कि 1 महीने बाद भी आफ्ताब मर्डर का सिलसिलेवार ब्यौरा नहीं दे पा रहा है, उसके बयान एक जैसे नहीं है। ये कोर्ट में आफ्ताब की दूसरी वर्चुअल पेशी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार आफ्ताब ने कोर्ट में मर्डर की बात कबूली है। जज से कहा कि उसने उकसावे और गुस्से में श्रद्धा का मर्डर किया। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को सब कुछ बता चुका है, अब घटना याद करने में उसे मुश्किल आ रही है। रिपोर्ट सामने आने के बाद करीब 1 घंटे बाद आफ्ताब के वकील अविनाश कुमार ने मर्डर के कबूलनामे को एक अफवाह बताया है। कैमरे पर आफ्ताब ने ऐसा कोई कबूलनामा नहीं दिया है, ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड में नहीं लिया गया है। हाँ, वो ये जरूर बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे श्रद्धा उकसाती थी और दोनों के बीच झगड़े होते थे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार अब तक श्रद्धा मर्डर केस में क्या क्या हुआ। पुलिस को तीसरी बार आफ्ताब की रिमांड मिली है। आफ्ताब ने जज के सामने अपना जुर्म कबूला। आफ्ताब का इकबाल, तालाब के पास फेंकी श्रद्धा की खोपड़ी। काफी समय बीत जाने के कारण सही लोकेशन याद नहीं। दिल्ली पुलिस ने जांच के लिए बनाई 14 टीमें। लोकेशन रूट के आधार पर ली जाएगी तलाशी। मेहरौली, गुरुग्राम के जंगलों के पास कूड़ा बीनने वालों से हो रही है पूछताछ। आफ्ताब की पॉलीग्राफ जांच के लिए कोर्ट में आवेदन। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दी पॉलीग्राफ जांच को मंजूरी।
और दिल्ली हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने वाली याचिका खारिज कर दी है। और चलिए अब बात कर लेते हैं मैनपुरी में होने जा रहे उपचुनाव की। मैनपुरी चुनाव प्रचार के बीच मुलायम परिवार एक साथ नजर आ रहा है। शिवपाल और अखिलेश के बीच की दूरियां मिटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आज सैफई में एक कार्यक्रम के दौरान शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और इस सब के बीच सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी खराब है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा में योगी सरकार नाकाम रही है। इसके साथ ही उन्होंने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कहा कि यहाँ के लोग नेताजी के काम पर अपनी मोहर लगाएंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दुख है इस बात का कि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, जिन्हें जो जिम्मेदारी निभानी थी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा लेकर के, बालिकाओं की सुरक्षा लेकर के ये सरकार नाकाम रही है। और उसी का परिणाम ये है कि कभी बेटी सूटकेस में मिलती है या आजमगढ़ जैसी जघन्य अपराध हो रहा है। और न केवल ये 2-3 घटनाएं हैं, बल्कि अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम रिपोर्ट देखें और महिलाओं के अपराध को देखें तो उत्तर प्रदेश आज भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं पे हो रहा है, बेटियों पे हो रहा है। सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। और ये इसलिए है क्योंकि सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब सरकार स्वीकार करेगी कि उनकी कानून व्यवस्था खराब है, तभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक होगी। और जब तक सरकार स्वीकार नहीं करेगी तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या कहते हैं? हमें उम्मीद है मैनपुरी की जनता का सीधा संपर्क और सीधा एक रिश्ता जो था वो नेताजी से था। और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता ने जो विकास देखा है, मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई, उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद। चलिए बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर लगातार बगावत के बिगुल फूके जा रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव गुट जो है, शिवसेना का जो उद्धव गुट है, उसके सांसद संजय राउत ने राज्यपाल पर सियासी वार किया है। उन्होंने राज्यपाल पर बीजेपी का प्रचारक होने का आरोप लगाते हुए राजभवन से हटाने की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल पर अपने बयानों के जरिए महाराष्ट्र की गरिमा खत्म होने का आरोप लगाया। बात ऐसी है, अब हम उनको गवर्नर मानने को ही तैयार नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के विनम्र सेवक है, प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। जो गवर्नर होता है, जो राज्यपाल होता है, वो बहुत ही तटस्थ और निष्पक्ष होता है। वो हिंदुस्तान का संविधान का ध्यान रखता है और निर्णय देता है। और बोलने में और आचरण में उनका एक प्रतिष्ठा रहती है। लेकिन जिस तरह से हमारे गवर्नर साहब ने 1 साल या 2 साल में इस प्रकार की वक्तव्य की है, तो महाराष्ट्र की जनता कुछ नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ भी बोलेंगे, महात्मा फुले के ऊपर बोलेंगे, सावित्रीबाई फुले के ऊपर आप कमेंट्स करेंगे। ये क्या महाराष्ट्र को आपने तमाशा बना, खेल बना के रखा है क्या कोई? हाँ, तो लोगों में गुस्सा आप देख रहे हो। कभी भी राज्यपाल के खिलाफ इतना गुस्सा किसी राज्य में नहीं हुआ था। लोग उनको जूते मार रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो राज्यपाल पद की गरिमा खत्म हो गई है महाराष्ट्र में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन का अपना पार्टी का मुख्यालय बना। चले आगे बढ़ेंगे। गुजरात के दरियापुर में चुनाव प्रचार के दौरान हैदराबाद से एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का नारा महज चुनावी जुमला है। बीजेपी तो अब पूरे कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान कर दिया, मगर बीजेपी
नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या क्या बोलते हैं। सद्भावना रैली शुरू की थी, आज बीजेपी के लिस्ट में कोई नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता भैया? तो बीजेपी ने कह दिया कि हमको टोपी वालों का साथ नहीं चाहिए, हमको कैंडिडेट नहीं देंगे। मैं टोपी वाले कह रहा हूं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक को भी कैंडिडेट नहीं बनाती, मगर बीजेपी कहती है सबका साथ। ईरान का हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन पूरी दुनिया में गूंज रहा है। फीफा मैच के बाद पूरी दुनिया ने फुटबॉल खिलाड़ियों के साइलेंट प्रोटेस्ट से विश्व भर में कड़ा संदेश दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ फीफा विश्व कप के मैच के पहले ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। सभी खिलाड़ी राष्ट्रगान के दौरान खामोश दिखे। इसकी वजह ईरान में जारी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन है। कतर के खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में जब ईरान का राष्ट्रगान बजाया गया तो सभी शुरुआती 11 खिलाड़ी खामोश थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।